नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सरिता है एंड आज हम ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करेंगे। ये एपिसोड उनके लिए है यदि आपको कभी ओवेरियन कैंसर की डायग्नोसिस बताई गई है या फिर आपके फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से किसी को ओवेरियन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर डायग्नोज होना अपने आप में एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग और वरीसम सिचुएशन होता है जो कि फैमिली को भी अफेक्ट करता है। बट अगर इसका ट्रीटमेंट शुरू के टाइम पे सही से हो जाए तो आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं। कैंसर में हम आउटकम्स के लिए प्रोग्नोसिस वर्ड यूज करते हैं। प्रोग्नोसिस मतलब कैंसर डायग्नोसिस के बाद 5 साल जिंदा रहने की संभावना कितनी रहती है, या फिर 5 साल बिना कैंसर के, एक बार उसका ट्रीटमेंट हो गया देन बिना कैंसर के सर्वाइवल या फिर जिंदा रहने की संभावना कितनी होती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओवेरियन कैंसर कितना कॉमन है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर के बाद ओवरी का कैंसर आता है, और इंडिया के आंकड़ों को देखें तो ये 2022 में महिलाओं को अफेक्ट करने वाले कैंसर्स में से तीसरे नंबर पे था। अब ये आता तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन बाकी कैंसर से करें तो इसमें 5 साल जिंदा रहने की संभावना काफी कम रहती है, और 80-90% केसेस में विद इन 2 years वापस भी आता है। तो इसीलिए मैंने ये एपिसोड बनाया है बिकॉज ये एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में पहले से जानकारी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अब इसके डायग्नोसिस के बाद आपको ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना है। ओवेरियन कैंसर का इलाज एक टीम वर्क होता है जिसमें गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एक डेडिकेटेड गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि इलाज काफी लंबा रहता है और आगे फॉलो अप्स भी लाइफ टाइम होता है। तो आपको उस पूरे ड्यूरेशन के लिए आपको एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही विजिट करना है। एक महिला में लाइफ टाइम में ये कैंसर होने की संभावना कितनी है, तो अगर हम आंकड़ों को देखें तो लाइफ टाइम में ऑलमोस्ट 1% रिस्क होता है कि हमें कभी ओवेरियन कैंसर की डायग्नोसिस बताई जाती है। मेजॉरिटी केसेस उन फीमेल्स में होते हैं जिन्हें ऑलरेडी मेनोपॉज हो गया है, जैसे जो कि 50 इयर्स के बाद होता है। बट कुछ ओवरी कैंसर के टाइप्स होते हैं जो 50 इयर्स के कम में भी होते हैं। बट आज हम उस टाइप के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे कॉमन है, 90% केसेस में होता है और 50 इयर्स के बाद ही डेवलप होता है। ओवेरियन कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो पहला रिस्क फैक्टर एज है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 50 इयर्स के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी। थर्ड रिस्क फैक्टर है कि ओवरी में से एग्स जितनी बार बनते हैं और निकलते हैं उतना ज्यादा इसका रिस्क इंक्रीज होता है। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी फैक्टर हो जिससे कि ओवरी में एग्स बनने कम हो जाए तो वो इस कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग। और एक फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिक, या कैंसर है जो कि अनुवांशिक होता है। ओवरी कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर एक जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है, उस जीन का नाम ब्रेका है। तो ब्रेका जीन में डिफेक्ट्स ऑलमोस्ट 10 to 15% केसेस में पाए जाते हैं ओवरी कैंसर में। इस जीन में डिफेक्ट की वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी होता है और ओवरी कैंसर भी होता है। एंड अगर आपके फैमिली में 3 पीढ़ी तक कभी भी किसी को ब्रेस्ट और ओवरी का कैंसर हुआ है तो आपको ये सोचना है कि इसका कारण अनुवांशिक भी हो सकता है, और उस सिचुएशन में हम जेनेटिक काउंसलर के पास जाएं या जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट है कि हमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इस कैंसर की प्रॉब्लम ये है कि 70% से ज़्यादा केसेस में जब स्टेज बढ़ जाता है तो ही इसकी डायग्नोसिस बनती है, क्योंकि शुरू के स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते, और शुरू के स्टेजेस में जो सिम्टम्स होते भी हैं वो वैसे होते हैं जो बहुत नॉर्मल भी लोगों को होते हैं, जैसे पेट भारी लगना, पेट में पेट फूलना, या फिर पेशाब की प्रॉब्लम्स, स्टूल की प्रॉब्लम्स, या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कभी कभार लोगों को होते हैं एंड फीमेल्स इनको मोस्टली इग्नोर करती हैं। बट अगर आपको 50 इयर्स के एज के बाद ये सारे सिम्टम्स परसिस्टेंटली हो रहे हैं तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये डायग्नोसिस कैसे बनती है, हमने अपने पहले एपिसोड में बात किया था कि कोई भी ओवरी में सिस्ट बनता है तो वो कैंसर का डायग्नोसिस हम तब बोलते हैं जब वो अल्ट्रासाउंड में दिखता है
कि कैंसरस है, और उसके साथ हम ट्यूमर मार्कर्स भी करते हैं। ट्यूमर मार्कर्स ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि वो किस टाइप का कैंसर है। एक बार अल्ट्रासाउंड और ट्यूमर मार्कर्स करने के बाद लगता है कि ये ओवरी का कैंसर है, देन नेक्स्ट स्टेप होता है ये देखना कि वो कैंसर बॉडी में कितना फैला है। उसके लिए सीटी स्कैन कराया जाता है। हम डिस्कस करेंगे कि इस कैंसर के स्टेज क्या है और ग्रेड क्या होता है। किसी भी कैंसर को 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो स्टेज 1 और 2 को हम अर्ली स्टेज बोलते हैं, स्टेज 3 और 4 को एडवांस स्टेज बोलते हैं। स्टेज 1 मतलब जो कैंसर है वो उस अंग तक सीमित है, तो इस केस में ओवरी का कैंसर अगर ओवरी तक सीमित है तो वो स्टेज 1 है। स्टेज 2 अगर वो ओवरी के बियॉन्ड चला गया है लेकिन फिर भी वो पेट के निचले हिस्से में लिमिटेड है तो उसको स्टेज 2 बोलते हैं। स्टेज 3 मतलब वो पेट के निचले हिस्से से आगे फैल चुका है, जैसे पेट की लाइनिंग, आंतों में, वहां तक वो जा चुका है तो वो स्टेज 3 है। और स्टेज 4 मतलब वो लंग, लिवर या फिर बाकी ऑर्गन्स में स्प्रेड हो चुका है। इसके अलावा मैंने ग्रेड की बात की थी, तो जब भी किसी कैंसर सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो वो 2 तरह के दिखते हैं। या तो वो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रहे हैं उसमें, तो उसको हम लो ग्रेड बोलते हैं, या फिर उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है तो उस केस में हाई ग्रेड बोलते हैं। ओवेरियन कैंसर की प्रॉब्लम है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ कैंसर हाई ग्रेड के होते हैं, बट इसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत ज़्यादा कीमो से रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। अब नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो ओवरी कैंसर में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं वो सर्जरी होता है, कीमोथेरेपी और टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है। अब मैं इन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगी। सर्जरी का रोल शुरू के स्टेज में रहता है ये देखने के लिए कि कैंसर की स्टेज क्या है। उस केस में जब हम ऑपरेट करते हैं तो हम यूटरस, ओवरी, ट्यूब निकालते हैं। उसके अलावा पेट में फैट की चादर होती है जिसको ओमेंटम बोलते हैं, उसको भी निकाला जाता है। उसके अलावा कुछ हिस्सों से जो पेट की लाइनिंग होती है उससे बायोप्सीज ली जाती है और कभी लिम्फ नोड्स भी निकाले जाते हैं। इन सब से हमें ये पता चलता है कि बीमारी किस स्टेज में है। ये तो शुरू के स्टेज की बात हो गई। अब अगर कैंसर ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पता चला है, जो कि 70% केसेस में होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो कैंसर है वो कितना स्प्रेड हो चुका है एंड वो ऑपरेशन से निकालने लायक है या नहीं। जिन पेशेंट्स में जो ट्यूमर है उसको ऑपरेशन से पूरी तरह से निकाला जा सकता है उन केसेस में ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर बीमारी बहुत ज़्यादा फैली है या फिर पेशेंट का जो फिजिकल कंडीशन है वो अच्छा नहीं है कि वो इतना मेजर ऑपरेशन टॉलरेट कर सके, उन केसेस में उनको पहले 3 साइकिल कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि ट्यूमर का जो लोड है वो कम हो सके एंड पेशेंट की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो सके, और उसके बाद ऑपरेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है पूरे ट्रीटमेंट में, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट होता है ऑपरेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस वाले कैंसर में स्टेज के हिसाब से और ग्रेड के हिसाब से ऑलमोस्ट 99% केसेस में कीमोथेरेपी की आवश्यकता रहती है। तो कीमोथेरेपी जो इस कैंसर में दी जाती है उसमें 2 दवाइयाँ दी जाती हैं, कार्बोप्लेटिन और पैक्लिटेक्सिन। ये 3-3 हफ्ते के अंतराल पे दी जाती हैं और ये 6 साइकिल्स मिलते हैं इसके। जो पेशेंट्स थोड़े ओल्ड हैं या फिर जिनको और भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हर 3 हफ्ते में डोज को टॉलरेट नहीं कर सकते, उनमें उसी डोज को 3-3 हिस्से में डिवाइड करके हर हफ्ते दिया जाता है। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग होना, भूख कम लगना, बाल झड़ना, हाथ पैरों में टिंगलिंग होना। लेकिन अगर हम बेनिफिट देखें और साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो मोस्ट ऑफ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कंट्रोल हो रखे होते हैं, मतलब उनके लिए दवाइयाँ होती है जिससे उनको कंट्रोल किया जा सके। ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो मैंने बताया कि 80-90% केसेस में वो 2 साल के अंदर वापस आता है। अभी हमारे पास ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो इस ट्यूमर को ऑपरेशन और कीमोथेरेपी के बाद दी जाए तो वो ट्यूमर को कंट्रोल करके रखती हैं। मतलब अगर 2 साल में 80% चांस है कि वो ट्यूमर वापस आएगा तो उस चांस को वो कम करते हैं। इवन कुछ केसेस में 5 साल तक ट्यूमर वापस नहीं आता। ये दवाइयाँ थोड़ी महंगी होती हैं एंड ये गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं होती, बट अगर जो पेशेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं उनको ये दवाइयाँ रिकमेंड की जाती हैं।
इन दवाइयों के नाम ऐसे हैं बेवैसिजुमैब या फिर ओलापैरेब, जिनको हम पार्प इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। और पार्प इनहिबिटर्स मेनली उन पेशेंट्स में ज़्यादा रेलेवेंट होता है जिनको ओवेरियन कैंसर होने का जेनेटिक कारण आया हो। आगे का फॉलोअप कैसे रहेगा? एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद ऐसे नहीं समझना कि अब इलाज हो गया है तो अब हमें नहीं दिखाना। फॉलोअप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट 2 इयर्स में हर 3 मंथ्स पे फॉलोअप होता है। उस फॉलोअप में आपके सिम्टम्स पूछे जाएंगे, आपको डॉक्टर एग्जामिन करेंगे और एक ट्यूमर मार्कर टेस्ट कराया जाएगा। अगर इनमें से किसी में भी डाउट रहता है तो उन केसेस में सीटी स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि ट्यूमर वापस तो नहीं आया है। एक बार 2 साल तक में ट्यूमर वापस नहीं आता, देन उसके आगे का फॉलोअप 6 मंथ्स में रहता है। 10% लोग होते हैं जो 5 साल के बियॉन्ड सर्वाइव करते हैं बिना किसी ट्यूमर के वापस आए। टेक होम मैसेज यही रहेगा कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें काफी लंबा ट्रीटमेंट चाहिए, काफी पेशेंस चाहिए, एक टीम वर्क चाहिए होता है डॉक्टर्स की तरफ से भी। तो अगर आपको इसकी डायग्नोसिस बताई गई है तो डिसहार्टन नहीं होना है, ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके और प्रॉपर जगह से लेना है। धन्यवाद।